नमस्कार, मैं अमिताभ शुक्ला। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अंबाला में रैली हुई है, जिससे उन्होंने एक तरह से बीजेपी का जो कैंपेन था उसमें एक तरह से जान फूंकने की कोशिश की है। उस रैली की बात करेंगे, वहाँ पे प्रधानमंत्री ने क्या बोला, किन मुद्दों को उठाया और क्या उन मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन को एक नया संचार हरियाणा में मिल पाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में एक मजबूत सरकार दी है, एक धाकड़ सरकार दी है, एक ऐसी सरकार दी है जिसे पड़ोसी डरते हैं। पाकिस्तान जो भारत में कुछ मिसचिफ करता रहता था, अब पाकिस्तान खुद भी कटोरा लेकर के वो खड़ा है। इन सब मुद्दों पे उन्होंने बात की। उन्होंने एक सर्विसमैन की बात की कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो भारत के पूर्व सैनिक हैं उनके लिए 1 रैंक 1 पेंशन की स्कीम लागू की। और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर सीधा आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जब 2013 में मोदी काफ़ी आगे बढ़ रहे थे, उस समय जो कांग्रेस की सरकार जा रही थी तो एक 500 करोड़ रुपए का पैकेज उन्होंने एक सर्विसमैन के लिए दिया था। ये सब सारी बातें नरेंद्र मोदी गिना रहे थे। ये युवाओं की बात तो कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसा उन्होंने सॉलिड प्रपोजल नहीं दिया युवाओं के लिए कि जो हरियाणा के युवा या बाकी देश के युवा ये समझें कि मोदी सरकार या जो बीजेपी की सरकार आने वाली है ये युवाओं के लिए कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लाएगी। हाँ, किसानों के लिए उन्होंने कहा कि जो फंड्स किसानों के खाते में गए हैं, जिस तरह से एमएसपी की परचेज हुई है और वो फंड कई गुना किसानों के खाते में जा चुके हैं, जिस तरह से टाइमली पेमेंट होती है किसानों की, ये बातें वो किसानों को जा कर के, जनता को उन्होंने आग्रह किया किसानों के बीच में जा कर के इन बातों को बताएं और ये करें। वो शायद इस बात से वाकिफ हैं कि हरियाणा में किसानों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और किसान बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं, 10 कैंडिडेट्स, उनको गाँव में जाने नहीं दे पा रहे हैं। बहुत ही मुश्किल से बीजेपी की कैंपेन रूरल एरियाज में कैंपेन कर पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है। शायद भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन बातों का पता है। उन्होंने किसानों के ऊपर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किस तरह से सुपर फूड जो है वो ज्वार, बाजरा, सारे विश्व में उसकी चर्चा हो रही है और किसान किस तरह से उसका बेनिफिट ले सकते हैं हरियाणा में। अब ये जो बातें प्रधानमंत्री ने कही उसका कितना किसानों के ऊपर असर पड़ने वाला है ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा में काफ़ी मुश्किलों का सामना कर रही है। उसे 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है। ये 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी ना केवल राज्य सरकार के खिलाफ है बल्कि केंद्र सरकार के भी खिलाफ है। केंद्र सरकार में 10 साल मोदी की सरकार रही है और राज्य सरकार में भी लगभग 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। मनोहर लाल खट्टर लगभग 9.5 साल तक मुख्यमंत्री थे। थोड़े दिन पहले उनकी विदाई हुई और अब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हैं। अक्टूबर में हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बात से अवगत हैं कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी भी है और उसके चलते उन्होंने कुछ लुभावने ऐसे वादे तो नहीं किए, लेकिन ये जरूर कहा कि जो मजबूत सरकार है ये भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। हरियाणा वीरों का देश है। उन्होंने एक सर्विसमैन की बात इसलिए कही कि हरियाणा से लार्ज स्केल में जो आर्म्ड फोर्सेस में यूथ जाते रहे हैं, अब हालांकि उसकी संख्या में काफ़ी कमी आई है जब से अग्निपथ स्कीम आई है। तो एक बात और थोड़ा देखने में ये आया कि सारे जो प्रधानमंत्री की रैली थी उसमें उन्होंने अग्निपथ स्कीम के बारे में कोई चर्चा नहीं की, ना उसको एक पासिंग रेफरेंस से भी मेंशन किया। इससे साफ है कि जो नाराजगी है यूथ की अग्निपथ स्कीम को लेके, उस पर बीजेपी की सरकार कोई रिड्रेसल नहीं करने वाली है। जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है अलग अलग सूत्रों से, जो आर्म्ड फोर्सेस में हरियाणा की यूथ की जाने की संख्या है उसमें भारी गिरावट आ गई है, क्योंकि अग्निपथ स्कीम में यूथ जाना नहीं चाहते।
हरियाणा एक कैचमेंट एरिया रहा है, वो एक सेंटर रहा है जहाँ से आर्म्ड फोर्सेस में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में लार्ज स्केल में यूथ जाते रहे हैं। लेकिन जब से अग्निपथ स्कीम आई है तब से इसकी संख्या में काफ़ी कमी आई है। हरियाणा से पलायन बढ़ा है। पलायन ये देश के दूसरे हिस्सों में भी हो रहा है और ख़ास करके विदेशों में हो रहा है। बहुत सारे कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में हरियाणा की यूथ जा रहे हैं नौकरी की तलाश में, संभावनाओं की तलाश में, कुछ करने की तलाश में, क्योंकि यहाँ पे उनका जो लिमिटेशंस हैं रोजगार लेने का, वो पूरी तरह से साबित हो चुका है। हरियाणा में जो अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स हैं वो भी काफ़ी आई हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी ने तो ये फिगर्स काफ़ी ज़्यादा बताती रही है लगातार। और हालांकि जो भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर इस चीज़ को लगातार नकारते रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं माना कि हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स ज़्यादा हैं। लेकिन जो यूथ हैं, जो ग्राउंड पे दिख रहा है कि यूथ में नाराज़गी है, अच्छी खासी नाराज़गी है। वो स्कीम्स जो थे, गवर्नमेंट की स्कीम्स ना उन तक पहुँचे हैं, ना ही प्राइवेट सेक्टर का कोई ऐसा एक्सपेंशन हुआ है कि उसमें जॉब्स मिलें। और यूथ हताश हैं हरियाणा में। बाकी देश में भी कुछ कमो बेश वैसी ही स्थिति है, हरियाणा में भी वैसी स्थिति है। यूथ और फार्मर्स दो ऐसे सेक्शन हैं जो काफ़ी नाराज़ हैं, और नाराज़गी उसी के खिलाफ दिखती है जो सत्ता में होता है। अपोजिशन के खिलाफ नाराज़गी उनकी नहीं होगी, क्योंकि वो जो सत्ता में बैठता है उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी समस्याओं का समाधान करे। शायद कोई दूसरी पार्टी सत्ता में होती हरियाणा में तो उससे भी वही वो सॉल्यूशंस की एक्सपेक्ट करते। किसी भी पार्टी के पास मैजिक वैंड नहीं है, जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है, कांग्रेस के पास भी नहीं है, वो भी नहीं रोजगार दे सकती हजारों की तादाद में, उसकी भी लिमिटेशंस हैं। भारतीय जनता पार्टी की भी लिमिटेशंस हैं। लेकिन जो यूथ और फार्मर्स का जो फ्रस्ट्रेशन है वो बेसिकली वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ होता है। वो रूलिंग पार्टी आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है, इसीलिए उसको इस बार हरियाणा में कम से कम काफ़ी उसको प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है और रिजेंटमेंट का सामना करना पड़ा है। इनडिफरेंट यूथ है, दे आर फेसिंग इनडिफरेंट यूथ एंड फार्मर्स इन द विलेजेस, पीपल हु आर नॉट विलिंग टू सपोर्ट बीजेपी। ये एक थोड़ी सी मुश्किल की घड़ी है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की। 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बाद अब प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से अपने इस भाषण के बाद जो उन्होंने आज अम्बाला में दिया, चुनाव में कोई नया मोड़ आ पाते हैं, ये कहना तो मुश्किल है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में कहना मुश्किल ये होगा, जल्दबाजी होगी। हरियाणा में चुनाव 25 मई को है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कोशिश की, उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने कहा कि मैं गारंटी देता हूँ, आपका सपना मेरा संकल्प है, पल पल आपके नाम, पल पल देश के नाम, किसानों का कल्याण मोदी की प्राथमिकता है। अपने फिगर्स उन्होंने बताए कि ये फिगर्स लेकर के आप गांव में जाएं, लोगों को बताया गांव में लेकर के जाएं कि किस तरह से कितना एमएसपी का पे ऊपर प्रोक्योरमेंट हुआ है, किस तरह से किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुए हैं। और उन्होंने सुपर फूड का तो जैसा मैंने बताया, उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह से जो सुपर फूड है ज्वार बाजरा, किस तरह से ये एक क्रांति ला सकता है किसानों के इनकम में। ये एक उन्होंने एक प्रॉमिस दिखलाया है कि यहाँ एक्सपोर्ट हो सकता है और इसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं। अब तो ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ही सारा दारोमदार है हरियाणा में। वो मोदी मैजिक हालांकि अब कितना काम करेगा, 2 बार काम कर चुका है, 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में वो कितना काम करेगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है। ये तो चुनाव के रिजल्ट बताएंगे। लेकिन जो रूरल एरियाज से रिपोर्ट आ रही हैं, जो ग्रास रूट लेवल से रिपोर्ट आ रहे हैं, इस बार चुनाव जो है मुद्दों के ऊपर लड़े जा रहे हैं। एक और बात जो मुद्दों के ऊपर जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो वो मुद्दे उन्होंने टच नहीं किए, जैसे किसान के प्रोटेस्ट के मुद्दे थे वो टच नहीं किया। जो भारतीय महिला पहलवान थी जिन्होंने जंतर मंतर पे एक लंबे समय तक धरना दिया था, उसको भी टच नहीं किया, उसको मेंशन नहीं किया अपने। ही डिड नॉट मेंशन दोज इश्यूज, दोज कंटेंसस इश्यूज अगेंस्ट विच द पीपल ऑफ द स्टेट लाइक द फार्मर्स एंड द यूथ हैव बीन प्रोटेस्टिंग। इन सब मुद्दों के ऊपर वो नहीं बोले, बिल्कुल भी नहीं बोले। तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ी निराशा भी होगी। शायद
जो जनता थी, हरियाणा की जनता जो वहाँ जो मौजूद थे अम्बाला में, वो तो प्राइमरीली बीजेपी सपोर्टर्स थे, वो तो बीजेपी के सपोर्टर थे। उन्होंने तो वहाँ पे समर्थन किया बात का। लेकिन ये भाषण ये हरियाणा के हर एक जगह पहुँचेगा, देश के हर एक जगह पहुँचेगा। वहाँ पे कितना इसका असर होगा, ये शायद उतने जोशीले भाषणों में से एक नहीं था, उतना पेनिट्रेटिव नहीं था, उतना अपीलिंग नहीं था कि जो इनडिफरेंट वोटर्स हैं उनको कन्विंस कर पाए कि आई रियली मीन बिजनेस दिस टाइम राउंड। तो उतना जो जिस तरह से इस चुनावी सभा का प्रचार प्रसार किया गया था और ये कहा गया था कि ये हरियाणा की दिशा बदल देगा, जो पॉल का डायरेक्शन है, इलेक्शन का डायरेक्शन है, भाषण से तो कम से कम ऐसा नहीं लगा। हरियाणा में एक और समस्या, सबसे बड़ी समस्या है नेताओं के अभाव की। हरियाणा में इस समय लोकल लेवल पे मुख्यमंत्री जो पुराने थे मनोहर लाल खट्टर, उनके अलावा कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसकी सारे स्टेट में जिसकी कुछ पहचान हो। और खट्टर साहब की भी पहचान इसलिए हुई क्योंकि लगभग वो 9.5 साल तक मुख्यमंत्री थे। देयर इज नो अदर लीडर इन बीजेपी हु हैज अ पैन स्टेट प्रेजेंस। Of course, Naib Singh Saini is the chief minister right now, but very few people knew him before he became the chief minister. He was just an MP from Kurukshetra and also the state BJP president. But he was not a known name, known beyond Kurukshetra district. तो उनको मुख्यमंत्री बनाना भी एक तरह से आश्चर्यजनक था। ये दो के अलावा कोई तीसरा ऐसा नाम हरियाणा में नहीं है जिसकी पहचान पूरे स्टेट में हो। तो ये जो सारा नेतृत्व है हरियाणा बीजेपी का, वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे ही चुनाव लड़ रहा है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड मोदी मैजिक इन विच द हरियाणा बीजेपी इज फाइटिंग द इलेक्शन। दे आर ओनली फाइटिंग द इलेक्शंस इन द नेम ऑफ नरेंद्र मोदी। अब ये देखना है कि मोदी मैजिक इस बार काम करता है कि नहीं करता है। एक और बात, ये जो लोकसभा के चुनाव होंगे ये दिशा तय करेंगे विधानसभा के चुनावों की। विधानसभा के चुनाव हरियाणा में अक्टूबर में होने वाले हैं, नवंबर में भी जा सकता है। अक्टूबर नवंबर के बीच का जो समय होगा वहाँ विधानसभा के चुनाव हैं। मुश्किल से 4 या 5 महीने का समय बचा है। लोकसभा के जैसे ही रिजल्ट आएंगे तैयारी शुरू हो जाएगी विधानसभा चुनावों की। दोनों पार्टियां तैयारी शुरू कर चुकी हैं और सबकी नज़रें उधर होंगी। अब ये देखना बाकी है कि 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बाद हरियाणा में लोकसभा में और फिर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी। अगर लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत प्रदर्शन नहीं कर पाती है, जैसा कि पिछले 2 टर्म्स में किया था, दोनों बार उसने 10-10 सीटें जीती थी, 2014 में और 19 में। इस बार अगर सीटों की संख्या घटती है, जैसा कि पिछला विधानसभा चुनाव में भी सीटों की संख्या घटी थी, तो ये इसका नतीजा हमें विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। This would indicate, the Lok Sabha election results in Haryana would indicate which way the political wind is blowing in Haryana, and that would be reflected in the assembly elections 4 to 5 months down the line from now. तो अब जो है देश की निगाहें, हमारी निगाहें हरियाणा में 25 मई को होंगी, जब पोलिंग पड़ेगा, जब वोट डाले जाएंगे। 10 लोकसभा सीटों में 9 सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, 1 पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है जो अलायंस में है। हरियाणा 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। 2 मेन ऑपोजिशन पार्टीज और हैं, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोक दल। लेकिन वो कहीं एक हिसार सीट छोड़ करके शायद कहीं और बहुत मजबूत वो कहीं कैंडिडेट नहीं है, और कुरुक्षेत्र में कुछ हद तक। अदरवाइज जो है ये डायरेक्ट कॉन्टेस्ट है बिटवीन इंडिया ब्लॉक और बीजेपी। अब नरेंद्र मोदी के आज के अम्बाला की रैली के बाद अब देखना है कि जो राजनीतिक बयार है, जो पॉलिटिकल विंड है, वो किस दिशा में जाती है, किस दिशा में बहती है, विच वे द पॉलिटिकल विंड ब्लोज फ्रॉम नाउ, एंड that would be reflected in the days to come, in the next 4-5 days, in the run up to polling on 25th May. Thank you for watching the channel. आप अपने सुझाव हमें दें और ये भी सजेशन दें और अपने इनपुट दें कि किस सीट पे कहाँ से कौन सी पार्टी जीत सकती है, भाजपा का स्कोर क्या होगा, कांग्रेस का स्कोर क्या होगा,
और चुनाव का आउटकम क्या होगा। हम अपने एनालिसिस में अपने अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें ये एनालिसिस, आपका इनपुट हम जरूर यूज़ करेंगे। वी विल यूज़ योर इनपुट्स इन आवर नेक्स्ट एनालिसिस, इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक्स।